शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग ज्योतिष शास्त्र को पढ़ रहे हैं और पढ़ने के क्रम में हम लोग भावों को, राशियों को, नक्षत्रों को क्रमशः पढ़ते चले आ रहे हैं। इससे पूर्व हमने मकर राशि को पढ़ा था और भावों में हम दशम भाव तक पूर्ण विश्लेषित कर चुके हैं। यहां हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं वह सभी वीडियो जो आपके सामने प्रस्तुत हो चुके हैं, उन सभी को आप आई बटन में क्लिक करके वहां जाकर देख सकते हैं। क्योंकि यदि आपका यह पहला वीडियो है तो मेरा अनुरोध है कि पूर्व के वीडियो क्रम से अवश्य देखें, ताकि ज्ञान की क्रमबद्धता बनी रहे और आपको सही लाभ प्राप्त हो सके। और यदि आप सिर्फ एक ही वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है तो कोई बात ही नहीं है, आप देखिए, ज्ञान देखिए, ज्ञान की गहराई देखिए और सटीकता को देखिए, अनुभव कीजिए। और यदि आपको लगता है कि यह ज्ञान, यह सटीकता, यह अनुभव कहीं ना कहीं एक ऊंचाई पर है, हम सटीकता के नजदीक हैं, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि ऐसे ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त होते रहें। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि हम यहाँ 11वां भाव पढ़ेंगे, तत्पश्चात हम कुंभ राशि पढ़ेंगे और उसके बाद कुंभ राशि में आने वाले जो नक्षत्र हैं उनको विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। आज की हमारी पाठ संख्या है 90 यानी कि 90 और आज हम पढ़ रहे हैं 11th हाउस। 11th हाउस जिसे आय भाव कहा जाता है, लाभ भाव कहा जाता है, बढ़ोतरी का भाव कहा जाता है। इसका स्थिर कारक गुरु है। तो आप गुरु से भी समझ सकते हैं, क्योंकि धन भाव का स्थिर कारक भी गुरु है। जब हम जन्मांक कुंडली को देखते हैं, लग्नांक कुंडली को देखते हैं, तो हम यहां पर उसकी स्थिति यहां पाते हैं, यानी कि यह हमारा लाभ भाव है। आपका लग्न किसी भी राशि का हो, लाभ भाव आपका यही कहलाएगा। यानी यदि आपका लग्न कन्या राशि का है तो आपका लाभ भाव कर्क राशि का होगा, और यदि आपका लग्न वृश्चिक राशि का है तो आपका लाभ भाव कन्या राशि का होगा। यह बात हम पूर्व में भी आपको कई बार बता चुके हैं और यहां पुनः इसलिए बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे जातक हों जो पहली बार वीडियो देख रहे हो या ज्योतिष में उनका ज्ञान ना हो, तो यह उनके लिए ज्ञान है। जिन्हें पता है उनके लिए कोई बात ही नहीं। तो हमने स्थिति देख ली कि यहां पर लाभ भाव होता है, आय भाव होता है। यहां हम देखते हैं कि धर्म, कर्म, काम, मोक्ष, व्यय भाव को मोक्ष भाव कहा जाता है। नवम भाव धर्म का भाव है, दशम भाव कर्म का भाव है। व्यवसाय देखते हैं आप इससे। 11वां भाव लाभ का, आय का भाव है। साथ ही साथ यह काम यानी कि इच्छाओं का भाव है। काम से यहां तात्पर्य काम वासना का बिल्कुल भी नहीं है, यहां पर तात्पर्य इच्छाओं का है, डिजायर्स का है, आशाओं का है। तो जातक के अंदर जो मनोकामनाएं होती हैं उनकी पूर्ति का घर है ये। हम इससे जो कारकत्व देखते हैं वह यहां समझिए। हम यहां से आय देखते हैं, लाभ देखते हैं, किसी भी ग्रह या भाव की बढ़ोतरी देखते हैं। हम यहां से बड़े भाई की बात करते हैं, धन उत्पत्ति की बात करते हैं, यहां से हम घनिष्ठ मित्रों की बात करते हैं, इच्छाओं की बात करते हैं, अच्छी या बुरी आशाओं की बात करते हैं। यहां से हम संपन्नता की बात करते हैं, यहां से हम पदोन्नति की बात करते हैं, पदवी की बात करते हैं, यहां से हम वैभव की बात करते हैं, खुशहाली की बात करते हैं। हम इस घर से मंत्री पद को देखते हैं, यानी कोई जातक मंत्री हो सकता है, तो यही वह भाव है जो जातक को उस पद तक पहुंचाता है, तो हम उसे मंत्री पद तक देख सकते हैं। हम यहां से भाग्योदय की बात करते हैं, अभीष्ट सिद्धियों की जो प्राप्ति होती है, यानी जातक किसी प्रकार के अभीष्ट कार्य करता है और उसमें सिद्धि प्राप्त करता है। यह सिद्धि सिर्फ तंत्र मंत्र से संबंधित नहीं, किसी भी कार्य में सिद्धि यानी कि कुशलता प्राप्त करने की जो बात होती है वह
हम 11वें भाव से देखते हैं। हम 11वें भाव से माता की आयु देखते हैं। यहां से हम लेखन में सफलता देखते हैं। यहां से हम जो जातक के जीवन में तरक्की होती है, उच्च अधिकारी होते हैं, उनकी धन संपत्ति होती है, या स्वामी की धन संपत्ति की बात कर सकते हैं। आप किसी के अंडर में जॉब करते हैं, काम करते हैं, वहां आपका कोई मालिक है, तो उस मालिक की धन संपत्ति को भी हम यहां से समझ सकते हैं, क्योंकि भावक भावम के नियम के अनुसार हम यहां पर इस बात को समझेंगे। अगर हम यह कहें कि यह लाभ भाव, वैसे इसे अशुभ भावों में गिना जाता है। जैसे कि कहते हैं 3, 6, 11, तो अशुभ भावों में गिना जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो धन की बात होती है यहां से, तो धन में जो आय होती है, आय में कहीं कहीं यह भाव गलत तरीके से आय भी दे सकता है। कहीं कहीं यह भाव कुछ विपत्तियों का सूचक भी होता है। इसलिए इस भाव के स्वामी को भी हम बहुत अच्छा नहीं कहते हैं, लेकिन अगर हम कुंडलियों का विश्लेषण करें तो हम इस भाव को कभी किसी गलत दृष्टि से देखते ही नहीं हैं। यानी जैसा कि हमने दशम भाव के वीडियो में कहा था आपसे कि लग्न के बाद यदि कोई भाव ऐसा है जो लग्न के बराबर शक्ति रखता है तो दशम भाव है। यही बात हम 11वें भाव के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह जो इस भाव में आ जाता है उसके कारकत्वों की वृद्धि हो जाती है। अब ग्रह सौम्य है तो सौम्य कारकत्वों की वृद्धि होगी, ग्रह क्रूर है तो क्रूर कारकत्वों की भी वृद्धि होगी। लेकिन कारकत्वों की वृद्धि होगी, साथ ही साथ वो ग्रह किस भाव का स्वामी है उस भाव के फलों में वृद्धि हो जाती है। यानी यह वृद्धि का घर है, ऐसा भाव है जहां पर हम वृद्धि देख सकते हैं, बढ़ोतरी देख सकते हैं, अच्छे फलों की आशा देख सकते हैं। जातक के जीवन में जब मनोकामनाओं की बात होती है तो 11वें भाव की जब दशाएं चलती हैं, अंतरदशाएं चलती हैं, प्रत्यंतर प्राण सूक्ष्म दशाएं चलती हैं, तब हम जातक के जीवन में उन्नति की बात करते हैं, पदोन्नति की बात करते हैं, इच्छाओं की पूर्ति की बात करते हैं, मनोकामना पूर्ति की बात करते हैं। हम यहां से प्रेमी के मिलने को भी देखते हैं, यानी प्रेमी के साथ जो प्रगाढ़ता होती है जातक की, उसे भी यहां से देखते हैं, क्योंकि यह सप्तम का पंचम है। आपके पंचम से हम यहां प्रेम की बात करते हैं, सप्तम के पंचम से हम जीवन साथी, पार्टनर, प्रेमी, उसके प्रेम की बात करते हैं। तो यहां हम उसके साथ जो प्रगाढ़ता है उसे भी समझ सकते हैं, उसके साथ जो घनिष्ठता है। हम यहां से जातक के सामाजिक और आर्थिक जीवन को समझते हैं। और जब हम जातक के जीवन में इस भाव की दशा देखें या अंतरदशा में देखें या प्रत्यंतर में देखें, तो जिस लेवल की दशा में इस भाव का स्वामी या इस भाव से जुड़े हुए ग्रह दिखाई देंगे, वहां पर हम जातक की पदोन्नति की बात करते हैं, जातक के जीवन में उन्नति की बात करते हैं, मनोकामना पूर्ति की बात भी करते हैं। यहां हम इस चीज को भी स्पष्टतया समझ लें कि 11वें भाव से हम अधिकतर लाभ की बातें ही देखते हैं। धन के लाभ की बात तो यहां से होती ही होती है, क्योंकि जब जातक के जीवन में लाभ की बात करते हैं तो दशम का यह द्वितीय भाव है, दशम का धन भाव। यानी आपने कर्म किया तो कर्म के पारिश्रमिक स्वरूप आपको क्या मिला, जाहिर सी बात है कि धन मिलता है। तो हम यहां से धन की बात लाभ के रूप में करते हैं। तो जो हमें आय होती है, जिसे हम सैलरी कहते हैं, वह यहां से देखते हैं। जो व्यापार में हमको प्रॉफिट प्राप्त होता है, लाभ, वह देखते हैं, क्योंकि वह भी हमारी सैलरी है। तो यहां से हम उन सब बातों को समझ सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि जब इसकी दशाएं आती हैं तो यह ज्यादा एक्टिव होता है, या फिर इससे संबंधित जो ग्रह हैं उनकी दशाएं आए, जो ग्रह यहां स्थित हैं उनकी दशाएं आए, जो ग्रह इसे दृष्टि दे रहे हैं उनकी दशाएं आए, तो हम अलग अलग दशाओं में अलग अलग प्रकार का फलित करते हैं। किस प्रकार करते हैं वह हम आने वाली वीडियोस में जब इसको और विस्तारित रूप से समझेंगे तब फलित भी समझ जाएंगे। अब हम यहां देखते हैं कि जातक के जीवन में आय किस प्रकार से आएगी, क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण भाव है। यह जातक के जीवन में आने वाली आय का प्रकार बताता है। आय आएगी, नहीं आएगी, आएगी तो किस प्रकार की आएगी, क्या निरंतरता बनी रहेगी या उसके अंदर कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव होंगे।
तो इस प्रकार के सभी प्रश्नों का उत्तर हमें 11वें भाव से प्राप्त होता है। किस प्रकार? हम यहां यह देखते हैं कि यदि 11वें भाव का संबंध लग्न से बनता है या लग्नेश 11वें भाव में जाता है, हम हर भाव के लिए इसके संबंधों की चर्चा करेंगे। आप इसको स्वतः ही समझ लीजिए कि यदि उस भाव का स्वामी इस भाव में गया हो या इस भाव का स्वामी उस भाव में गया हो या इनका किसी प्रकार से दृष्टि संबंध बनता हो, युति संबंध बनता हो, उन सारे संबंधों को आप पहली बार में ही समझ लीजिए कि हम जब इसके संबंध की बात करेंगे तो इन सारे संबंधों में से कोई भी संबंध हो सकता है। तो आप उसे अपने लेवल पर समझने की कोशिश करें। हम यहां आपको सिर्फ संबंधों में किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है वह बताते हैं। तो जब हम प्रथम भाव से बात करते हैं लग्न से, तो लग्न का संबंध इस भाव से होने में जातक के स्वयं के जो प्रयास होते हैं, स्वयं की जो मेहनत होती है, उसके द्वारा जो धन प्राप्त होता है। मेहनत तो जातक सभी सब स्वयं करते हैं, लेकिन लग्न का संबंध यदि हो जाए तो उसके प्रयासों के द्वारा उसे धन प्राप्ति होती रहती है। और इसके अलावा एक और बात भी बनती है कि लग्नेश यदि लाभ भाव में चला जाए तो जीवन पर्यंत उसे लाभ प्राप्त होता रहता है, आय उसे जीवन पर्यंत प्राप्त होती है। यदि द्वितीय भाव से संबंध बनता है तो यह धन भाव है, संचित धन का भाव है। तो संचित धन से लाभ किस प्रकार प्राप्त होगा? संचित धन को आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपने कुछ हुंडियां ले रखी हैं, कोई आपने म्यूचुअल फंड्स ले रखे हैं, तो उनसे जो लाभ प्राप्त होगा वह संचित धन से लाभ प्राप्त, बैंक से आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार के लाभ को हम जब द्वितीय भाव से संबंध बनता है तब देखते हैं। तो हम तृतीय भाव की बात करते हैं तो भाई बहनों से मिलने वाला लाभ, सबसे पहले भाई बहन होते हैं, फिर स्वयं के पराक्रम से मिलने वाला लाभ, फिर अगर किसी प्रकार की किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी आपने ले रखी है उससे मिलने वाला लाभ, संबंध बनना चाहिए, एजेंसियां आपने ले रखी हैं उनसे मिलने वाला लाभ, आप लेखन के कार्य में, पत्रकारिता के कार्य में और जो फाइनेंशियल कार्य होते हैं, आप सीए जैसी पोस्टों की बात कर सकते हैं, तो उस प्रकार के कार्य जो अकाउंटिंग के काम होते हैं उनसे जो मिलने वाला लाभ प्राप्त होता है वह हम तृतीय भाव से संबंधों में देखते हैं। और यदि चतुर्थ भाव का संबंध बनता हो तो हम भूमि से संबंधित जो लाभ प्राप्त होते हैं हम उन्हें देखते हैं। यानी भूमि से संबंधित जितने भी कार्य हैं, आप कंस्ट्रक्शन के कार्यों की बात कर सकते हैं, आप खेती बाड़ी के कार्यों की बात कर सकते हैं, आप खदानों की बात कर सकते हैं, भूमि के अंदर गड़े हुए धन की बात कर सकते हैं, आप भूमि से संबंधित किसी प्रकार की कोई खनिज पदार्थों की बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कार्यों में जातक को लाभ प्राप्त होता है। यदि पंचम भाव से संबंध बनता हो तो पंचम भाव से संबंध, यानी कि सबसे पहले तो हम यह समझ लेते हैं कि पंचम भाव यानी ज्ञान का भाव है, तो ज्ञान से लाभ प्राप्त होता है। पंचम भाव प्रेम का भाव है तो प्रेमी से लाभ प्राप्त होता है। पंचम भाव संतान भाव है तो संतान से लाभ प्राप्त होता है। फिर पंचम भाव शेयर मार्केट से संबंधित हम बात करते हैं। पंचम भाव से हम लॉटरी, जुए, सट्टे की बात करते हैं, लेकिन पंचम के साथ अष्टम का जुड़ना आवश्यक हो जाता है। जब हम लॉटरी, जुए और सट्टे की बात करते हैं तो अष्टम का इन्वॉल्वमेंट आवश्यक हो जाता है। अष्टम का इन्वॉल्वमेंट यदि हो जाता है तो हम जातक के जो धन कमाने की व्यवस्थाएं हैं वह लॉटरी, जुए, सट्टे से भी समझ सकते हैं। और शेयर की बात भी हम इन दोनों के संबंध बनने से ही समझते हैं। तो यानी इन तीनों के संबंध बनने से हम इस बात को कह सकते हैं। फिर जब हम षष्ठम भाव की बात करते हैं तो षष्ठम भाव कहने को तो रोग, ऋण, शत्रु का है, लेकिन यहां से कार्यों की बात होती है, नौकरी की बात होती है। तो जातक नौकरी करके धन कमाएगा या नहीं कमाएगा, जातक को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो किस प्रकार की मिलेगी, हम षष्ठम भाव के संबंध से समझते हैं। यदि षष्ठम भाव का संबंध 11वें भाव से होता है तो जातक नौकरी करके धन कमाने वाला होता है और जातक के जीवन में नौकरी करके ही धन आता है। उसके अंदर एक भाव और जुड़ता है, साथ में द्वितीय भाव का समावेश होना आवश्यक हो जाता है। तो हम नौकरी की, एक अच्छी नौकरी की जिसमें अच्छा धन प्राप्त हो, ऐसी नौकरी की बात हम कर सकते हैं। फिर हम सप्तम भाव की बात करते हैं। तो सप्तम भाव का संबंध यदि 11वें से बनता हो तो पहले तो हम प्रेम की बात करते हैं, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता की बात करते हैं। फिर हम सप्तम भाव से 11वें भाव को जब देखते हैं जुड़ रहा है तो हम व्यापार में सफलता की बात करते हैं। जो व्यापार हम साझेदारी में करते हैं उस प्रकार के व्यापार में सफलता की बात करते हैं।
साथ ही साथ सप्तम भाव में हम जीवन साथी से जो हमको लाभ प्राप्त होते हैं हम उसकी बात करते हैं। पुरुष है तो स्त्री जीवन साथी, स्त्री है तो पुरुष जीवन साथी, तो उनसे मिलने वाला जो धन लाभ होता है उसकी बात हम यहाँ सप्तम भाव के संबंधों से करते हैं। यदि अष्टम भाव से इसका संबंध बनता हो तो अष्टम भाव से संबंध यहां यह आयु भाव है, लेकिन हम जैसा कि पंचम भाव के संबंध में हमने बताया कि लॉटरी, जुआ, सट्टा, इस प्रकार के धन से जातक का जीवन चलता है, तो आय भी उसी प्रकार की होती है। यानी हम कह सकते हैं कि गलत प्रकार से आय कमाने वाला जातक हो सकता है। लेकिन कभी कभी यह भी देखा जाता है कि अष्टम भाव से यदि संबंध बनते हैं तो जातक को विरासत में संपत्ति प्राप्त होती है। उसे वह संपत्ति प्राप्त होती है जो अनार्जित धन होता है, उसके द्वारा उपार्जित नहीं किया गया है, स्वतः ही प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा लॉटरी, जुए, सट्टे में भी होता है, उसने थोड़ा सा लगाया, अथा पाया। तो ऐसा अष्टम भाव से संबंध में होता है अनार्जित धन, जो धन जातक ने मेहनत से नहीं कमाया है। मेहनत से कमाया हुआ भी इसमें होता है, लेकिन वह किस प्रकार से होता है? बीमे के रूप में, ग्रेच्युटी के रूप में, जो पेंशन के रूप में आपको मिलता है, जो ग्रेच्युटी प्राप्त होती है रिटायर होने पे, उसके रूप में बात कर सकते हैं। बीमे का धन जो मिलता है उसके रूप में बात कर सकते हैं। तो यह सब हम अष्टम भाव के संबंधों से देखते हैं। तो जब हम नवम भाव से संबंध देखते हैं 11वें भाव को, तो हम यह देख सकते हैं कि जातक का जीवन धार्मिक कार्यों से चलता है। आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, महंत हो सकते हैं, ज्योतिषी हो सकते हैं, शास्त्रों को पढ़ने वाले होते हैं और शास्त्रों के द्वारा उनके जीवन में आय की व्यवस्थाएं बनती हैं। यह हम नवम और 11वें भाव के संबंधों में देखेंगे। जब हम दशम भाव से 11वें भाव का संबंध देखते हैं तो दशम भाव से 11वें भाव के संबंध में हम जातक के कर्मों से कमाया हुआ धन, जो उसके व्यवसाय से वह कमाता है, जो कर्म करके वह कमाता है, उस धन की बात हम दशम भाव के संबंधों से देखते हैं। और इस सारे धन को हम 12वें भाव से जब 11वें भाव का संबंध बनता है तो हम व्यय देखते हैं, व्यय आधिक्य देखते हैं कि जातक के जीवन में अधिक व्यय होता है। अब लाभ की बातें तो हमने समझ ली कि यहां से जातक के जीवन में लाभ प्राप्त होते हैं। तत्पश्चात हम यह देखते हैं कि यहां पर अगर अलग अलग ग्रह आकर बैठते हैं तो उनके किन कारकत्वों की वृद्धि होती है। यहां तक हमने इस भाव को समझ लिया। चूंकि वीडियो पुनः लंबा होता चला जा रहा है, जब भी हम भाव का वीडियो बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे पहलू होते हैं, तो वीडियो लंबा हो जाता है। तो यहां भी वीडियो लंबा होता चला जा रहा है, इसलिए हमने यहां पर एक ब्रेक दे दिया है। तो इस वीडियो का जो अन्य भाग है वह आप तुरंत बाद अगले ही वीडियो में देखेंगे, यानी कि हम इसका द्वितीय भाग आपके सामने शीघ्र ही प्रस्तुत करेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि जानकारी उपयोगी है, गहराई को छूती हुई है और सटीकता के नजदीक है, तो आपसे मेरा हमेशा की तरह अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले जो ज्ञान के वीडियोस हैं वह आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।